नमस्कार साथियों। पिछले वीडियोस में अपन ने गुप्त राजाओं के बारे में, उन राजाओं में भी श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त का प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल है 380 से 414 ईस्वी। समुद्रगुप्त का यह पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य भी एक राजा का शासनकाल आता है। वह राजा 375 ईस्वी से 380 तक है। उस राजा का नाम है रामगुप्त। यह रामगुप्त इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, जिसका कि शासनकाल बहुत कम समय के लिए था, मात्र 5 वर्ष के लिए था। फिर इस रामगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के आधार पर बनाया था। वैवाहिक संबंधों के आधार पर इसने अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाया था। जैसा कि इसका पिता समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो उसी साम्राज्य के विस्तार को इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर और मजबूती प्रदान की थी। वैवाहिक संबंध, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की लड़की कुबेर नागा से विवाह किया था। इस कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया, और विवाह के बाद इसी कुबेर नागा से एक लड़की जन्म लेती है। उस लड़की का नाम था प्रभावती। इस प्रभावती का विवाह भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिणापथ के राजा, जो कि वाकाटक नरेश कहा जाते हैं, या वाकाटक नरेश है, इसका विवाह भी वाकाटक नरेश से, और उस राजा का नाम था, नरेश को राजा कहते हैं, राजा का नाम था रुद्रसेन। कहने का अर्थ है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह दक्षिणापथ के राजा, वाकाटक राजा था यह रुद्रसेन, इस रुद्रसेन से भी विवाह किया, और अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इनसे संबंध बनाए। और जैसे ही इसने नागवंश की लड़की कुबेर नागा से विवाह किया था, तो नागाओं से भी, या नागाओं के राजाओं को भी अपना हितैषी बना लिया था। नागाओं के राजाओं को भी अपना हितैषी बना लिया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विजय अभियान जारी किया था। विजय अभियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान के बारे में हमें उदयगिरी अभिलेख से पता चलता है कि सबसे पहले इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने छोटे छोटे गणराज्यों को जीतना शुरू किया था। छोटे छोटे गणराज्यों को, और विजय अभियानों का उल्लेख है इन विजय अभियानों का उल्लेख उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने
छोटे छोटे गणराज्यों को जीतना शुरू किया। और ऐसे ही एक जाति थी शक जाति। इस शक जाति का राजा था रुद्र सिंह। इस शक जाति के राजा रुद्र सिंह को भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। उसके बाद ही इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। और इन शकों को पराजित करने में इसी का दामाद जो कि प्रभावती का पति था रुद्रसेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता भी की थी। ध्यान रखना, शक जाति का यह राजा रुद्र सिंह है और इसी का दामाद था, उसका नाम था रुद्रसेन। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम एक से ही लगते हैं रुद्र सिंह और रुद्रसेन, लेकिन यह रुद्रसेन इसी की पुत्री प्रभावती का पति था और यह रुद्र सिंह जो शक जाति का था, इसे रुद्र सिंह को ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। उसके बाद ही शकारी भी कहा जाता है इस राजा को। इन शकों को हराने के बाद तथा भारत के पश्चिम में बात करें तो भारत के पश्चिम में काठियावाड़, मालवा और सौराष्ट्र के क्षेत्रों को भी इस राजा ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीत लिया था। उसके बाद ही इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, वह उपाधि है विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की इस राजा ने उपाधि धारण की। उपाधि धारण करने के बाद ही अन्य अभिलेखों से भी एक अभिलेख है महरौली अभिलेख से भी इस राजा के बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर भारत में सिंधु नदी की सहायक नदियों को या उसे सिंधु नदी की सहायक नदियों को पार करके हिंदुकुश पर्वत तक भी इसने अपनी विजय पताका फहराई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्रजा बहुत सुखी एवं समृद्ध हुआ करती थी। जैसे कि इसका पिता था समुद्रगुप्त के काल में भी प्रजा काफी सुखी हुआ करती थी, ऐसे ही इसी राजा के काल में भी प्रजा सुखी थी। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो राजधानी बनाई थी वह राजधानी उज्जैन बनाई थी। इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के बारे में हम धार्मिक दृष्टि से बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म को मानने वाला था। वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन यह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। कहने का अर्थ अन्य धर्मों का भी आदर किया करता था। और इसी के दरबार में वीरसेन और शिखर स्वामी यह दो व्यक्ति शैव धर्म को मानने वाले थे। मैंने बताया अभी चंद्रगुप्त द्वितीय खुद वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, क्योंकि अन्य धर्मों का भी यह आदर किया करता था। और उन्हीं अन्य धर्मों की बात करें तो एक वीरसेन नाम का और एक शिखर स्वामी नाम का विद्वान है। ये दोनों विद्वान शैव धर्म को मानने वाले थे। कहने का अर्थ चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था कौन है? समुद्रगुप्त। उस समुद्रगुप्त ने भी अपने दरबार में, वह खुद भी वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसके दरबार में भी एक बौद्ध विद्वान रहता था। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, उस बौद्ध विद्वान का नाम था वसुबंधु। ऐसे ही इसके दरबार में भी वीरसेन और शिखर स्वामी जो कि शैव धर्म को मानने वाले अनुयायी थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को
और मुद्राओं में, अभिलेखों और मुद्राओं में परम भागवत भी कहा गया है। परम भागवत। इसी तरह इसने दूसरी उपाधि, इसको देवश्री भी, या इसने देवश्री की उपाधि भी धारण की थी, विक्रम की उपाधि भी धारण की थी, बहुत सारी उपाधियां धारण की थी श्री चंद्रगुप्त द्वितीय ने। परम भागवत की उपाधि, देवश्री की उपाधि, विक्रम की उपाधि, नरेंद्र की उपाधि भी इसने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि मैंने बताई थी कि इसने शकों को हराने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इन्हीं शकों को हराने के बाद में ही इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्राएं चलाई थी। चांदी की मुद्राएं, क्योंकि विजय के उपलक्ष्य में चांदी की यह मुद्राएं चलाई थी, और उसके बाद में ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऐसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में 9 रत्न हुआ करते थे। आपने मुगल काल के राजाओं के बारे में अध्ययन किया है। अकबर राजा था, उस अकबर राजा के काल में भी 9 रत्न हुआ करते थे। ऐसे ही इस राजा के काल में भी 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 व्यक्तियों के नाम हैं जो कि इस प्रकार हैं। नौ रत्न। पहला महाकवि कालिदास। कालिदास इस राजा के ही समकालीन था। दूसरा धन्वंतरी। तीसरा वराहमिहिर। चौथा शपनक। पांचवा शंकु। छठा वररुचि। सातवां वेताल भट्ट। आठवां अमर सिंह। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, शपनक, शंकु, वररुचि, वेताल भट्ट, अमर सिंह। एक राजा या एक दरबारी को कवि और है, उसका नाम था घटकरपर। इस प्रकार इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भी यह 9 रत्न हुआ करते थे, जिनके नाम मैंने भी बताए आपके सामने। महाकवि कालिदास भी था, धन्वंतरी, वराहमिहिर, शपनक, शंकु, वररुचि, वेताल भट्ट, अमर सिंह और घटकरपर। इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में एक विदेशी व्यक्ति भी आया था। उस विदेशी व्यक्ति का नाम है फाहियान, जिसका आपने नाम सुना होगा। फाहियान यात्री आया था चीन से, विदेशी यात्री फाहियान। यह भारत में करीबन 10 वर्ष तक रहा था। 400 ईस्वी से 410 ईस्वी तक रहा था। करीबन 10 साल भारत में रहा। इस फाहियान का अर्थ है फाका। फाका अर्थ होता है धर्म, और हियान का अर्थ होता है आचार्य, धर्माचार्य, धर्माचार्य। इसी फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है फू को की, जिसका अर्थ है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। इस प्रकार इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में 9 रत्न देखे, और इसी तरह एक यात्री आया था इसी के काल में, वह था फाहियान। और फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी फूको की,
जो कि पश्चिमी, जिसका अर्थ होता है पश्चिमी भारत की यात्रा। और इसी फाहियान ने जब भारत में आया था तो इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था। इसके बाद हम दूसरे राजा के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी का पुत्र था उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल है 414 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र है और इसी ने, कुमारगुप्त ने ही एक नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, या इस कुमारगुप्त राजा को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। इस राजा के या इस राजा का साम्राज्य उत्तर भारत में हम बात करें तो सुमेर पर्वत से लेकर, उत्तर भारत में सुमेर पर्वत से लेकर कैलाश पर्वत तक और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक या विंध्याचल वनीय क्षेत्रों तक, पश्चिम में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र या पश्चिम में मालवा, और इधर पूर्व में बात करें तो बंगाल तक का क्षेत्र इसके साम्राज्य में आया करता था। और इसके साम्राज्य में ही हुण राजा या हुण जाति का राजा तोरमान ने आक्रमण किया था और इसको, कुमारगुप्त राजा को अपने अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। पुष्यमित्र के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। इस राजा के बाद में दूसरा राजा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। यह स्कंदगुप्त के राजा बनते ही या इसको अपने गद्दी पर आसीन होते ही इसके शासनकाल में भी हुण जातियों के आक्रमण होने लग गए थे। हुण जातियों के आक्रमण होने के साथ ही इसने हुण जाति के राजाओं को हराया और इसने भी एक उपाधि धारण की थी, वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण थी। इसने भी एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की इसने एक उपाधि धारण की थी। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, ज्ञात होता है कि जो मौर्यों के शासनकाल में एक काठियावाड़ क्षेत्र में, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, उस सुदर्शन झील का इसी स्कंदगुप्त नामक राजा ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसी राजा ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्त काल का यह अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। स्कंदगुप्त गुप्त काल का अंतिम महत्वपूर्ण राजा। और गुप्त काल के इसी स्कंदगुप्त के राजा के उत्तराधिकारी रामगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त सेकंड थे। गुप्त काल के अंतिम राजाओं की हम बात करें, गुप्त काल के अंतिम राजा, गुप्त काल के अंतिम राजा बृहदगुप्त वह भानुगुप्त को माना जाता है, जिसने कि 540 ईस्वी तक शासन किया था। इस प्रकार हमने गुप्त वंश के राजाओं के बारे में अध्ययन किया। अंतिम राजा, गुप्त वंश के अंतिम राजा बृहदगुप्त व भानुगुप्त को माना जाता है, जो कि 540 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बने